Yes, good morning class. Yes, good morning. Okay. स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में. क्विक रिकैप. क्या किया था लास्ट क्लास में बताओ. कौन कौन सी डेफिनेशंस कंप्लीट करी थी हमने. प्राइवेट कंपनी कल कंप्लीट हुआ था. तो एक एक करके सीरीज में बताओ. प्राइवेट कंपनी कंप्लीट किया. हाँ जी. एसोसिएट कंप्लीट किया. केएमपी कंप्लीट किया. ओके. बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट किया. ओके. और डोरमेंट कंपनी डिस्कस किया. राइट. अच्छा, फॉरेन कंपनी भी कर दिया था. बहुत अच्छे से करा लिया फिर तो सारा कुछ ही हो गया. चलो, प्राइवेट कंपनी के बारे में कोई डाउट. प्राइवेट कंपनी जिसमें 3 कंडीशन होती है. सोजल नहीं आई. चलो, प्राइवेट कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें 3 कंडीशंस प्राइमरीली आपको आर्टिकल्स में लिखनी होती है. 3 कंडीशंस कौन सी हैं जल्दी से बताओ. शेयर्स में फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस. मैक्सिमम मेंबर्स 200 और प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ द कंपनी. राइट. शेयर्स और सिक्योरिटीज. सिक्योरिटी और मेंबर्स की बात जो हो रही है वो सिर्फ किसके रिगार्डिंग है. इक्विटी. दैट मींस आप 200 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर्स भी रख सकते हो. ये बात क्लियर है. ठीक है. एसोसिएट कंपनी मतलब जिसके बीच में क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 20%, लेस देन इक्वल टू 50%. केएमपी 4 जनों की कमेटी को हमने क्या बना दिया, केएमपी, जिसमें बोला गया बताओ सीईओ, सीएफओ, सीएस एंड होल टाइम डायरेक्टर. डोरमेंट कंपनी मतलब जो फ्यूचर के लिए बनी हो, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही, पिछले 2 साल से इनएक्टिव पड़ी हुई है, वो डोरमेंट का स्टेटस अप्लाई कर सकती है. याद आ रही है बातें. और फॉरेन कंपनी कौन सी है, एक ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और इंडिया में बिजनेस कर रही है फिजिकली, इलेक्ट्रॉनिकली और थ्रू एजेंट. याद आ रही है बातें. ओके. सो वी आर कवर्ड विद दिस डेफिनेशंस. लेट्स आज की डेट में थोड़ी सी और डेफिनेशन है, फिर ये चैप्टर को एक बार साइड बाय करेंगे. चलिए, कौन से नंबर दूं भाई मैं डेफिनेशंस का प्रीतम. 15th. ओके. आज की क्लास में अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन. अभी पहले इसके बारे में सुनते हैं. ठीक है. कहते कोई भी अगर डिसीजन लेना हो, कोई भी मैटर अगर हमारे को, कोई भी मैटर अगर हमारे, अभी हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं. ठीक है. कोई भी मैटर हमें डिस्कस करना हो, कोई भी मैटर हमें क्या करना हो, डिस्कस करना हो. कहां पर करना है, इन जनरल मीटिंग. जनरल मीटिंग किसकी होती है, जनरल मीटिंग किसकी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को बोर्ड मीटिंग बोलते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की किस क्या बोलते हैं उसको, जनरल मीटिंग इज शेयर होल्डर्स मीटिंग. ठीक है. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को क्या बोलते हैं, बोर्ड मीटिंग. और जनरल मीटिंग जो ये मैटर्स डिस्कस इन जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग किसकी होती है, मेंबर्स की. जो भी मैटर हमें डिस्कस करने होते हैं उसे हम बोलते हैं बिजनेसेस. क्या बोलते हैं हम उसे, बिजनेसेस. अब बिजनेसेस 2 तरीके के होते हैं. एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है स्पेशल. एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस और एक होता है स्पेशल. ठीक है. बिजनेस की बात बोली, मैटर को क्या नाम बोल दिया, बिजनेस. जितने भी मैटर्स हमें जनरल मीटिंग में डिस्कस करने होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं,
उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, बिजनेसेस टू बी ट्रांजैक्टेड, क्या बोलते हैं, बिजनेसेस टू बी ट्रांजैक्टेड। टू बी ट्रांजैक्टेड का मतलब टू बी का मतलब फ्यूचर में होने वाला है, या हो चुका है, या होना है, फ्यूचर में होने वाला। ठीक है, फ्यूचर में टू बी, ठीक है, ट्रांजैक्टेड। ठीक है, फ्यूचर में होने वाली ट्रांजैक्शन को, या फ्यूचर में होने वाली ट्रांजैक्शन, उस बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, मैटर्स, जो हमें जनरल मीटिंग में डिस्कस करने हैं। और इन मैटर्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। कोई दिक्कत इस बात में? कहते हैं चार मैटर्स को ही हम सिर्फ क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस बोलते हैं। जैसे कि अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ डायरेक्टर एंड नेक्स्ट हमारे पास है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है, इनको यूजुअली ऑर्डिनरी बिजनेसेस बोले जाते हैं, यूजुअली। और इसके अलावा जो भी मैटर आपको डिस्कस करना होगा, हम उसे क्या बोलेंगे, स्पेशल बिजनेस। क्या इतनी बात क्लियर होगी? इन चारों के अलावा कोई भी बिजनेस अगर आपको डिस्कस करना है तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेशल बिजनेस। ठीक है, अब कोई भी बिजनेस को आपने मैटर को डिस्कस करना है तो उसके ऊपर आपको क्या पास करना होगा, आप क्या पास करोगे, रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन भी दो तरीके के होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और दूसरी तरफ है स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, अब यहां पर मेरी कुछ बातों को ध्यान से समझते चलना, बिकॉज ये जो फंडामेंटल आज मैंने एक्सेप्ट जो एस्टैब्लिश कर दिया, ये पूरी जिंदगी भर काम आएगा। ठीक है, और राइटिंग थोड़ी सी साफ लिखिए। ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। अब इसे पास कैसे किया जाता है, हाउ टू पास, हाउ टू पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कहते हैं अगर नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट, तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट, नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट, तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन। नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर ग्रेटर देन नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट, उसे क्या बोलते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन। कहती बात समझ आई? हाउ टू पास, इसके ऊपर भी हम डिटेल्ड में बहुत चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसमें भी हम बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। चलिए, अब क्वेश्चन ये आया कि सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या सिर्फ ऑर्डिनरी बिजनेस में पास होगा? अब देखो वर्ड क्या है, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, स्पेशल, स्पेशल।
तो बेसिक कॉमन सेंस जो आप लोग लगा लेते हो, आप ये लोग सोचते हो ऑर्डिनरी बिजनेस में पास कौन सा होगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल बिजनेस में पास कौन सा होगा, स्पेशल। ये एक बेसिक सेंस बनती है, बट ये एक बेसिक सेंस गलत है, ये सेंस गलत है, ठीक है। ये समझना, ये सोचना गलत है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कह रहे किस मैटर के ऊपर कौन सा रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, ये कानून बताता है हमारे को। कौन बताता है? कानून। तो कानून ने हमें बताया कि कुछ मैटर्स के ऊपर हम कौन सा रेजोल्यूशन पास करेंगे, ऑर्डिनरी, और कुछ मैटर्स के ऊपर हम कौन सा रेजोल्यूशन पास करेंगे, स्पेशल, ठीक है। और जब पास करेंगे तब यह तरीका होगा। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स सर ऐसा भी पॉसिबल है, दैट मीन्स स्पेशल बिजनेस के केस में, सर स्पेशल बिजनेस के केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना, क्या स्पेशल बिजनेस के केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना पॉसिबल है? यस। स्पेशल बिजनेस के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना जरूरी, मतलब पॉसिबल है? यस। मतलब स्पेशल बिजनेस के केस में आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास कर सकते हो, स्पेशल भी पास कर सकते हो, बट वो आपको देखना पड़ेगा कि आपसे मांगा कौन सा गया है। आप नहीं डिसाइड करोगे यहां पर कि ऑर्डिनरी पास करना है या फिर स्पेशल पास करना है। ये कानून आपको बताएगा कि आपको कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है उस स्पेसिफिक मैटर के रिगार्डिंग। एग्जाम्पल के केस में एक कंपनी एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंटर करना चाह रही है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सुना आरपीटी के बारे में? मैं लिख लेता हूं यहां पे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंटर करने जा रही है। तो आप लोग मुझे बताओ ये कौन सा बिजनेस हुआ सबसे पहले? ऑर्डिनरी बिजनेस हुआ या स्पेशल बिजनेस हुआ? कितने लोग कहेंगे ये ऑर्डिनरी बिजनेस है और कितने लोग कहेंगे ये स्पेशल है? ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि इन चार कैटेगरी में ये फॉल नहीं करता। हमने क्या सीखा? इस चार कैटेगरी के अलावा अगर कोई भी बिजनेस होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? स्पेशल। क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना इस चार कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, तो मेरे लिए क्या बन गया? ये स्पेशल बिजनेस, ठीक है। अब मेरे को अगर इस ट्रांजैक्शन में एंटर करना है तो मैं कानून को देखूंगा और मैं जाऊंगा सेक्शन 188 ऑफ कंपनीज एक्ट, और मैं वहां पे जाके चेक करूंगा कि मुझे कौन सा रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट है। यह मुझे गाइड करेगा कि विच रेजोल्यूशन नीड्स टू बी पास्ड। यह हमें बताएगा कौन सा रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत है, ठीक है। आप नहीं डिसाइड करोगे कि कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ, यह कौन डिसाइड करेगा? कानून डिसाइड करेगा कि इधर ओआर पास करना है, ओआर मींस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, या एसआर पास करना है जिसे बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या ये चीज कौन डिसाइड करेगा? कानून डिसाइड करेगा कि कौन सा रेजोल्यूशन हमें पास करना है, ठीक है। और जब हमें यह पता चल जाए कि ठीक है हमें ओआर पास करना है, तो फिर हमें देखना होगा ओआर पास कैसे होगा, और अगर कानून ने बोल दिया एसआर पास करना है तो फिर हमें देखना होगा कि एसआर पास कैसे होगा। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? यस, ओके, गुड। अब कुछ एग्जांपल्स हाउ टू पास स्पेशल, यहां तक नोट डाउन कर लिया? ये नोट डाउन कर लिया आपने? ये वाला जितना भी स्क्रीन पर विजिबल है इतना नोट डाउन हो गया सबका? ओके, क्या ये यहां पे नोट डाउन कर लिया? कर लो।
ओके, यहां तक नोट डाउन हो गया। चलिए अब ध्यान से सुनिए कुछ बातें। एक कंपनी है, अब कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं, फटाफट ध्यान से सुनना। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, जिसके टोटल 20 मेंबर्स हैं। एक जनरल मीटिंग करी गई, क्या करी गई? एक जनरल मीटिंग। अब पॉइंट्स बनाना, नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट, number of votes in favor, number of votes against। अब यहां पर मैं इंस्टेंसेस डिस्कस करता चलूंगा, जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ऐसे कुछ इंस्टेंसेस मैं ऐसे एग्जांपल की फॉर्म में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगर आपके पास स्पेस इशू है तो दोबारा लिख के भी कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि मेरे पास तो स्पेस की कमी नहीं होती ना, मैं तो ऐसे एक्सटेंड भी कर सकता हूं। आइए, नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट 20, नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड इन फेवर, नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड इन फेवर 12, 8 अगेंस्ट। नाउ माय क्वेश्चन इज, can I say OR is passed? Yes or no? Yes. ठीक है, can I say SR is not passed? Yes. अब मान लो मेरे को रेजोल्यूशन ही एसआर पास करना था इस सिनेरियो में, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं एसआर पास नहीं हुआ, ओआर पास हो गया? सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैंने बोला मुझे पास एसआर करना था इस मैटर के ऊपर, कोई मैटर डिस्कस किया होगा तभी तो वोटिंग हुई है, और मुझे उस मैटर के ऊपर क्या पास करना था? एसआर। कानून ने कहा इस पे क्या पास करना है आपको? एसआर। और क्या दिख रहा है यहां पे? वोट के हिसाब से क्या पास हो गया? ओआर। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि एसआर पास नहीं हुआ, ओआर पास हो गया? या मैं ये बात बोलूंगा कि एसआर पास नहीं हुआ? देखो, जिस मैटर की जो रिक्वायरमेंट है आपको सिर्फ उसके रिगार्डिंग बात करनी है, आपको ये नहीं देखना कि ओआर पास हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली बात, एक बात देखिए, अगर एसआर के कंडीशन क्या है? एसआर की कंडीशन है सर, नंबर ऑफ वोट्स ग्रेटर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट, और यहां पे क्या है? नंबर ऑफ वोट्स फेवर इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। तो इन एनी केस कभी भी अगर एसआर पास होगा, एसआर पास अगर होगा तो ओआर तो बाय डिफॉल्ट पास हो रहा है। यस और नो? जब भी एसआर पास हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट ओआर पास हो रहा है, बट हम कभी भी ये बात नहीं करेंगे कि ओआर पास हुआ या नहीं हुआ, हम ये देखेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है। अगर रिक्वायरमेंट ओआर की है तो हम बोलेंगे ओआर हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर एसआर की रिक्वायरमेंट है तो हमें बताना पड़ेगा एसआर पास हुआ या फिर नहीं हुआ। बताओ क्या इतनी बात क्लियर हुई सबको? ठीक है, आप ये नहीं बोलोगे कि ओआर पास हो गया, आप ये नहीं बोलोगे एसआर पास नहीं हुआ। आप इन चीजों को बोल के आपको पहले क्या चेक करना पड़ेगा? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। आपका क्वेश्चन सीधा ये नहीं होना चाहिए कि ओआर पास हो गया, एसआर पास नहीं हुआ। आपका पहले इधर नहीं कूदना, आपको पहले क्या चेक करना है? व्हाट यू नीड टू चेक, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट एज पर लॉ। कह सकते हो कि कंपनीज एक्ट ने क्या बोला कि भाई क्या रिक्वायरमेंट है? ओआर की रिक्वायरमेंट है या एसआर की रिक्वायरमेंट है? अब फर्स्ट सिनेरियो में व्हाट इफ, नाउ केस 1, व्हाट इफ ओआर इज रिक्वायर्ड, तो क्या मैं बोल सकता हूं ओआर पास हो गया? यस। एंड केस 2, व्हाट इफ एसआर इज रिक्वायर्ड,
तो मैं क्या बात करूंगा सीधा, नो। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? ठीक है। सेकेंड सिनेरियो, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द मीटिंग जो प्रेजेंट है वो सिर्फ है 12। नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड इन फेवर, नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड इन फेवर 8, और 4 लोगों ने मना कर दिया, 4 लोगों ने मना कर दिया। ठीक है। अगेन अब इसके हिसाब से जवाब देना, इसके हिसाब से जवाब देना, जो यहां पर हमने यस नो की बातें करनी है। मान लो अगर ओआर पास करना है तो बताओ रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ? नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड इन फेवर इज शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड अगेंस्ट, तो यहां पर क्या पास होगा? यस। क्या एसआर पास हुआ? नो, एसआर यहां पर भी पास नहीं हुआ। ठीक है। क्या मेरी ये बात क्लियर है? ठीक है। मान लेते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग आर 5। ठीक है। 4 ने यस कर दिया, 1 ने नो कर दिया। ठीक है। अब क्या मैं बोल सकता हूं ओआर पास हुआ? यस। क्या मैं बोल सकता हूं ओआर पास हुआ अगर ओआर की रिक्वायरमेंट है? यस। क्या मैं बोल सकता हूं एसआर पास हुआ अगर एसआर की रिक्वायरमेंट है तो? यस। ठीक है। तो हमेशा मुझे सबसे पहले क्या चेक करना है? एज पर दी रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चेक करोगे कि वो चीज पास हुई या फिर नहीं हुई। क्या मेरी ये बात क्लियर है? क्लियर होगी ये बात या नहीं हुई? नोट डाउन कर लिए थे एग्जाम्पल ये वाला? अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली ये देखिए, स्क्रीन विजिबल है सबको? यहां पर देखिए, ये जैसे कंपनी है एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, इन्होंने कोई ऑब्जेक्ट क्लोज में कोई चेंज करना है। ठीक है। अमेंडमेंट इन मेन ऑब्जेक्ट क्लोज। बिजनेस कौन सा नाम दिया इन्होंने? सबसे पहले उसे बताओ, इसमें बिजनेस कौन सा नाम दिया? पहले समझ आया? स्पेशल बिजनेस। अब स्पेशल बिजनेस में रेजोल्यूशन दोनों हो सकते हैं, ऑर्डिनरी भी हो सकता है और स्पेशल भी हो सकता है। पहली बात तो इस चीज से मैटर ही नहीं करता कि बिजनेस कौन से पे कौन सा रेजोल्यूशन पास करेगा, कौन से बिजनेस पे कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है ये कौन बताएगा हमारे को? कानून। पहले तो कैटेगरी किससे हमें डिफाइन करनी है कि हमने इसे क्या नाम दे दिया? स्पेशल बिजनेस। अब इसके ऊपर इन्होंने देखो नेक्स्ट लाइन में यहां लिखा हुआ है, यहां दिख रहा है जहां कहीं कर्सर है, मूव कर रहा हो तो कर्सर दिख गया। तो यहां पे कौन सा रेजोल्यूशन पास करने की बात करी जा रही है? स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है। और देखते हैं, यहां पर एक और बिजनेस की बात हुई, यहां पर भी कौन सा रेजोल्यूशन पास करने की बात कर रहा है? स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है। अगेन अब देखो ये क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस, बट रेजोल्यूशन कौन सा है? स्पेशल बिजनेस। और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कौन सा है? ऑर्डिनरी। तो दैट मींस अब मैंने आपको दोनों इंस्टेंसेस दिखाए जहां पर स्पेशल बिजनेस में
आपके पास दोनों ऑप्शन, दोनों दिखाए कैटेगरीज, जहां पर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन भी है और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, कौन से मैटर पे कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, हु विल डिसाइड? लॉ। आपको कानून में हमेशा यह बात क्लियरली मिली गई, लिखी हुई कि इस पॉइंट पे कौन सा रेजोल्यूशन आपने पास करना है। ठीक है, एंड इफ समथिंग इज नॉट मेंशन्ड देन यू विल गो विद ओआर, देन यू विल गो विद कौन सा रेजोल्यूशन? ओआर के थ्रू आप जाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर होगी मेरी? क्या इतनी बात क्लियर हुई? चलो वेरी गुड। अब ये डेफिनेशन ये नोट डाउन कर लिया ना आप सबने? ठीक है, ये बाकी बात तो हम बाद में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन जो आज के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है, जो आज के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है अब फ्री रिजर्व्स। नेक्स्ट, समझ आ गया सबको ऑर्डिनरी और स्पेशल? देन नेक्स्ट कौन से नंबर दूं अब मैं इसको? 16th, और 16th को हम नाम देंगे फ्री रिजर्व्स। अब फ्री रिजर्व्स का क्या मतलब है, कौन बता सकता है? फ्री रिजर्व्स का क्या मतलब है? विच आर अवेलेबल फॉर डिविडेंड। फ्री रिजर्व्स मतलब ऐसे रिजर्व्स जो आप डिविडेंड के तौर पे बांट सकते हो। तो फ्री रिजर्व्स मींस एज पर द लेटेस्ट audited balance sheet, as per the latest audited balance sheet, reserves which are available for distribution as dividend. Reserves which are available for distribution as dividend. Reserves which are available for distribution and dividend, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्री रिजर्व। मतलब जो पैसा आप डिविडेंड के तौर पे बांट सकते हो उसे हम क्या बोलेंगे? फ्री रिजर्व्स। और क्या एक्सक्लूड करता है? एक्सक्लूड्स नंबर 1, मेनली किसे एक्सक्लूड करता है? ये रीवैल्यूएशन रिजर्व। अब किसी को पता है रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? कौन बता सकता है? हाँ जी, तो क्या होता है प्रैक्टिकली सोचिए। अब मैं आपको बताता हूं एग्जांपल। हमने एक कंपनी है, उसकी जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें जो हमारे एसेट्स आते हैं, इधर एसेट्स आते हैं, इधर क्या आते हैं? कैपिटल, रिजर्व्स और लायबिलिटीज। ठीक है, एक तरफ कैपिटल, एक तरफ रिजर्व्स, एक तरफ लायबिलिटीज। ठीक है, अब अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसे, अब बताओ ये जो एसेट्स रिकॉर्ड करे गए होंगे, ये जो रिकॉर्ड करे गए होंगे किस पे करे गए होंगे? जल्दी से बताओ। हिस्टोरिकल कॉस्ट, एग्रीड? यस और नो? हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब एक कंपनी है जिसने आज से 80 साल पहले एक लैंड खरीदी थी और बहुत सारी लैंड्स खरीदी थी। आज की डेट में उसकी वैल्यू करोड़ों रुपए में हो चुकी है और बैलेंस शीट में आज भी वो हजारों में दिख रही है। क्या बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखा रही है? स्टेक होल्डर्स को लग रहा है आज भी हजारों की लैंड पड़ी है, जबकि उसकी वैल्यू कितनी है? करोड़ों की है। तो कंपनी क्या करती है? स्टेक होल्डर्स को सही इंफॉर्मेशन पास करने के लिए, आप कुछ खरीद बेच तो सकती नहीं है, तो क्या करती है? इन एसेट्स को क्या करती है? रीवैल्यू। वो क्या करती है? इन एसेट्स को क्या करेगी? रीवैल्यू करेगी। और जैसे ही वो इन एसेट्स को रीवैल्यू करेगी तो क्या एंट्री करेगी? सर वो फिक्स एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करेगी और दूसरी तरफ क्या क्रिएट कर देगी? एक रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर देगी। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई?
एक तरफ एसेट्स क्रिएट करा और दूसरी तरफ क्या क्रिएट कर दिया, रीवैल्यूएशन रिजर्व। दैट मींस अब इधर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और इधर रिजर्व्स की वैल्यू इंक्रीज कर देगी। बट क्या ये रिजर्व कंपनी के पास एक्चुअली में पड़ा है? ये जो करोड़ों की वैल्यूएशन बुक्स के अंदर डाल दी, क्या बैंक बैलेंस बढ़ गया इस बात से? नहीं। जब बैंक बैलेंस तो बढ़ा नहीं तो रिजर्व्स तो बढ़ गए बट बैंक बैलेंस बढ़ा नहीं। तो क्या हमें कहना चाहिए कि ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एज डिविडेंड? नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैसा कंपनी के पास है ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इसलिए स्पेशली बोला गया कि फ्री रिजर्व्स एक्सक्लूड्स रीवैल्यूएशन रिजर्व। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई सबको? लॉजिकल लगी बात? लॉजिकल लगी सबको? यस और नो? ठीक है, तो आइए पेज नंबर 1.12, पेज नंबर 1.12, फ्री रिजर्व्स। क्या लिखा हुआ है? फ्री रिजर्व्स मींस, मिल गया सबको? Free reserves means such reserves which are, as per the latest audited balance sheet, are available for distribution as dividend. बताओ क्या ये बात सही है या गलत है? समझ आ गई? जो पैसा आप डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, हम उसे क्या बोलेंगे? फ्री रिजर्व्स। प्रोवाइडेड दैट, अब 1 और 2 पॉइंट को दोनों को बोला गया रीवैल्यूएशन रिजर्व। 1 और 2 पॉइंट के आगे साइड में लिख लीजिए रीवैल्यूएशन रिजर्व। अब इसको पढ़ेंगे भी सही, 1 और 2 को। ए और बी पॉइंट लिखा हुआ है ना, 1 एंड 2, सॉरी 1 एंड 2 लिखा हुआ है, इसके साइड में लिखिए रीवैल्यूएशन रिजर्व। क्लियर है ये बात? तो चलिए अब पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन। अब रीवैल्यूएशन करने से गेन हुआ। अब रीवैल्यूएशन कभी जरूरी नहीं होता कि हमेशा पॉजिटिव साइड ही होगा, कहीं भाई नेगेटिव साइड भी जा सकता है। ठीक है, हमने कोई एसेट करोड़ों की खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो चुकी है, हम उसे रीवैल्यू कर रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं हमारे पास इतने एसेट्स की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट पहला स्टार्ट हो रहा है, अनरियलाइज्ड गेन्स के ऊपर बात हो रही है। तो एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन्स, ये रीवैल्यूएशन करने से हमें कोई प्रॉफिट मिला नहीं, ना कोई नुकसान हुआ, ये सिर्फ बुक की एडजस्टमेंट है, इट इज जस्ट अ बुक एडजस्टमेंट। तो रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन्स, नोशनल गेन्स, नोशनल गेन मतलब जो गेन कभी हुआ ही नहीं, या फिर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, या किसी भी नाम से आपने शो करा, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटेबल एज डिविडेंड इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इससे हमारा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा। समझ आई बात? पॉइंट नंबर 2, एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट। कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है? बुक वैल्यू। लिखिए कैरिंग अमाउंट के ऊपर बुक वैल्यू। एनी चेंज इन द बुक वैल्यू, लिख लीजिए कैरिंग अमाउंट के ऊपर बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट। एनी चेंज इन द कैरिंग अमाउंट के ऊपर लिख लीजिए बुक वैल्यू। लिख लिया सबने? बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट और ऑफ लाइबिलिटी। मान लो कोई लाइबिलिटी हमने कम कर दी, ठीक है, हमें किसी के पैसे देने थे, अब हमें देने की जरूरत नहीं है, हमने एडजस्टमेंट पास करी, रिजर्व्स खत्म करे और लाइबिलिटी भी खत्म कर दी। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन मेजरमेंट। मेजरमेंट के ऊपर लिख लीजिए रीवैल्यूएशन। मेजरमेंट के ऊपर लिख लीजिए रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लाइबिलिटी ऑन फेयर वैल्यू। एसेट और लाइबिलिटी एट फेयर वैल्यू शैल नॉट बी ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व्स। क्या ये वर्ड्स क्लियर हो गए? आइए क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 करिए अभी के अभी। पेज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1।
हाँ जी, क्लियर है ये बात। क्वेश्चन नंबर 1 इजी लगा। अप्रैल 24 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट मार्क है। अब कई बार क्या हो जाता है ना, पेपर डिफिकल्ट नहीं होता लॉ का पेपर। अक्सर बोला जाता है लॉ का पेपर डिफिकल्ट आ गया। लॉ का पेपर डिफिकल्ट नहीं होता, लॉ का पेपर मोस्टली अनएक्सपेक्टेड आने लग गया। पहले ऐसे होता था कि ये टॉपिक्स पूछे जाते थे, वही टॉपिक्स आते थे, तो लोगों को लगता था अरे वही टॉपिक आ गया, करा हुआ है, याद है, कर दिया अटेम्प्ट। अब क्या हो गया, इंस्टीट्यूट ने वो वाली चीजें भी ज्यादा पूछने लग गया जो कि अनएक्सपेक्टेडली जो बच्चा ध्यान नहीं। तभी मैं पहले डेफिनेशंस के ऊपर फोकस कर रहा हूं। अक्सर डेफिनेशंस साइड बाय साइड भी करी जा सकती है, ऐसा कोई मना तो नहीं है, बट पहले डेफिनेशन करने का ये मतलब फायदा हो जाता है कि अगर आपने डेफिनेशंस करी तो कई बार डेफिनेशंस ही इंस्टीट्यूट पूछने लग गया। जैसे कि लिस्टेड कंपनी का क्वेश्चन आया, अब जिसने लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन ही छोड़ रखी थी वो लिस्टेड कंपनी वाला वो क्वेश्चन नहीं कर सकता था। जिसने अगर फ्री रिजर्व की डेफिनेशन जो वैसे सबको फ्री रिजर्व का मतलब पता है, बट जब इंस्टीट्यूट आपसे स्पेसिफिकली उसकी डेफिनेशन पूछ रहा है तो लिखनी तो वही पड़ेगी ना। और फिर आप अपने शब्दों में कुछ भी लिख के आओ, फिर बोलो फ्री रिजर्व लिखा तो था, नंबर पता नहीं क्यों नहीं मिले, तो फिर कारण यही है फेल होने के। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, डेफिनेशंस पे भी कुछ ध्यान। मैं आपको डेफिनेशन सारी नहीं करने को कह रहा, सारी डेफिनेशंस नहीं करनी है, काम की सारी है भी नहीं है, बहुत सी डेफिनेशंस आगे कवर होंगी, बट जो रेलिवेंट डेफिनेशन है जो हमें अभी करनी चाहिए, जिसपे इंडिविजुअली क्वेश्चन बन सकता है आज की डेट में, वो हम यहां पर करके चल रहे हैं। ठीक है, जिसमें इंडिविजुअली क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको अभी करने की हमारे को जरूरत नहीं है, वो हम चैप्टर के साइड बाय साइड भी कवर करेंगे। बट अभी ऑब्जेक्टिव सिर्फ वही है, वही डेफिनेशंस कर रहे हैं जो इंडिविजुअल। जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें लगता है कि अरे ये तो बुक्स ऑफ अकाउंट सबको पता है, बट वही चीज जब लिखने में आ जाओ पता है बट एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, एंड दैट टू एक्सप्रेसिंग इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ, दैट टू एक्सप्रेसिंग इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ, दैट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट। ठीक है, तो बट ऐसी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाने के पूरे चांस है। अब जो एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं आपके साथ करने जा रहा हूं जिसको बोलते हैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अगर मैं पेपर बनाऊं तो मैं ये डेफिनेशन जरूर लिखना चाहूंगा, मैं पूछना चाहूंगा व्हाट इज ऑफिसर इन डिफॉल्ट, बिकॉज सारी पेनल्टीज, जितनी भी पेनल्टीज है वो दो ही बंदों के ऊपर लगाई रखी है, एक कंपनी के ऊपर और एक ऑफिसर इन डिफॉल्ट। कंपनी हमने पढ़ ली, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ, ये हमने पढ़ लिया। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन है, कौन है ऐसा पर्सन जिसके बारे में बात करी जाएगी हर सेक्शन में पेनल्टी के अंदर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन, इसकी डेफिनेशन है भी लंबी सारी, और आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ठीक है, और इसको लिंक भी करा जा सकता है सेक्शन 447 से। 447 सुना होगा वैसे आपने, जहां पे अगर ऑफिसर फ्रॉडुलेंट तरीके से एक्टिविटी करता है तो उसे लाइबल कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 447, बट वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, नो वरीज। बट अभी हम डेफिनेशन एक करना चाहेंगे। डेफिनेशन नंबर, प्रीतम कौन सा नंबर, 17th, जिसे क्या बोलेंगे हम, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। जिसे हम क्या बोलेंगे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अब ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन है, पहले मीनिंग समझेंगे, पहले अंडरस्टैंडिंग लेंगे और फिर इसको हम बुक से करेंगे कवरेज। ठीक है, अच्छा अब एक बात ध्यान रखो, अगर पेपर में वर्ड आ जाए डिफाइन दिस, तो फिर आपसे इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक वर्ड इधर ना उधर, क्योंकि डिफाइन बोला है, और लिख दिया जाए व्हाट इज मेंट बाय दिस, तो दैट मीन्स आपसे मीनिंग पूछा जा रहा है, आप थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में उसे लिख सकते हो, बट इंश्योर करना डेफिनेशन वाली बात सारी कवरेज हो जाए। ठीक है, बट जहां डिफाइन आ गया फिर आपके पास लग्जरी नहीं है, फिर आपको कहा जाएगा एज इट इज ही लिखना है, क्योंकि डिफाइन है। डिफाइन का मतलब होता है जो एक्ट में लिखा हुआ है वही लिखो, वही बताओ। ठीक है, बट अगर मेंट आ गया मतलब मीनिंग देना है, तो मीनिंग आप एक्ट वाली बातें समझा सकते हो अपनी आंसर शीट में। समझ आ गई बात? तो देखिए अभी हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट का मतलब क्या है, ये ऑफिसर कौन है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट का मतलब ऑफिसर ऑफ द कंपनी, ऑफिसर ऑफ द कंपनी। ठीक है, और अगर इन ऑफिसर ने कोई डिफॉल्ट किया, सर क्यों डिफॉल्ट किया, सर डिफॉल्ट का क्या मतलब है, यहां पर डिफॉल्ट का मतलब है कंपनीज एक्ट को फॉलो
कंपनी एक्ट को फॉलो करा या नहीं किया, नहीं करा, या फिर आपने कॉन्ट्रावीन करा द प्रोविजंस ऑफ, कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को आपने क्या कर दिया, कॉन्ट्रावीन आपने कर दिया। तो जैसे ही आपने कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन कर दिया, देन इन दैट केस क्या होगा बताइए, आपके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी। तो इस ऑफिसर को क्या होना चाहिए, लाइबल फॉर जल्दी से बताओ, पेनल्टी। अब कौन से ऐसे ऑफिसर होंगे, कौन से ऐसे ऑफिसर्स होंगे बताओ, कौन से ऐसे ऑफिसर्स होंगे बताओ, एग्जाम्पल होल टाइम डायरेक्टर्स। डायरेक्टर का क्या काम होता है, कंपनी को चलाना, कंपनी के लिए डिसीजंस लेना, और अगर वो डिसीजन सही ढंग से नहीं ले रहे तो दे शुड बी लाइबल फॉर पेनल्टी। पॉइंट नंबर 2, ऐसे ही किसको इंक्लूड कर दिया, अब केएमपी, क्या नाम दे दिया उसे, की मैनेजरियल पर्सन। तो कह रहे हैं इन लोगों को भी जिम्मेदार ठहराओ, ये कहां थे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 कह रहे अगर कंपनी ने, या ऐसे लिखे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी ने स्पेसिफाई कर दिया कि हमारे ये ऑफिसर्स गिने जाएंगे, दीज आर द ऑफिसर्स ऑफ कंपनी। इन्होंने क्या क्या बताया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्पेसिफाई कर दिया कि ये हमारे कंपनी के क्या हैं, ऑफिसर्स, तो उसे हम क्या बोल देंगे, ऑफिसर ऑफ द कंपनी। और अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो फिर सारे डायरेक्टर्स। भाई मान लो एक कंपनी के 12 डायरेक्टर्स हैं, तो 12 डायरेक्टर्स ने मिलकर एक बताया कि हमारे कंपनी के अगर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी की बात गिनी जाएगी तो हमारे में से 12 में से ये 6 लोग ऑफिसर गिने जाएंगे, ठीक है, कि उन्होंने पहले डिफाइन कर दिया। और इन जिनके नाम लिए गए उन्होंने अपनी कंसेंट भी दी है, उन्होंने क्या दिया, अपनी कंसेंट भी दिया, उन्होंने एग्री करा है कि हाँ हमारे को, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि भाई हम ऑफिसर ऑफ द कंपनी के डिफॉल्ट के लिए लाइबल हो जाएंगे बाद में। अगर बाद में कल कोई गड़बड़ होगी तो लाइबिलिटी सबसे पहले किन के ऊपर लगेगी, इन ऑफिसर्स के ऊपर लगेगी, तो इसलिए इनकी कंसेंट लेनी भी जरूरत है। और अगर कोई ऐसा स्पेसिफाई नहीं करा देन ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। बताओ पॉइंट नंबर 3 क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 3 ने क्या बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्पेसिफाई कर दिया अपने में से कि ये लोगों को हम ऑफिसर्स बोलेंगे, जिनको आप ऑफिसर अपॉइंट कर रहे हैं उनकी कंसेंट ले लो, जिससे उन्हें पता हो कि बाद में कभी लायबिलिटी होगी तो वो जिम्मेदार हो जाएंगे, नंबर 1। और अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया देन ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर है ये बात। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, कोई भी ऐसा पर्सन, एनी पर्सन जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस चीज की, मेंटेनेंस, फाइलिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स,
ठीक है, प्लस who actively participates इन द कंपनी, वो कंपनी में पार्टिसिपेट अच्छे से करता है। मतलब पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है यहां पर, पार्टिसिपेशन का क्या मतलब होता है, डिसीजन मेकिंग, मतलब जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है। या फिर एक ऐसा पर्सन जो नोइंगली, नोइंगली का क्या मतलब है भाई, नोइंगली फेल्स टू टेक active steps to prevent any default। ऐसा कोई पर्सन जो एक्टिवली स्टेप्स नहीं ले रहा जिससे कि फ्रॉड ना हो। तो कह रहे अगर ऐसा कोई पर्सन, देखो ऑफिसर इन डिफॉल्ट सबसे पहले क्या बोला, ऐसा पर्सन जिसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेनेंस, फाइलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। दूसरा, एक ऐसा पर्सन जो डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, उसे भी हमने ऑफिसर इन डिफॉल्ट बोल दिया, ऑफिसर बोल दिया, उसे भी हमने क्या बोल दिया, ऑफिसर। और ऐसा कोई पर्सन अगर वो जानबूझकर, अगर कोई जानबूझकर फेल हो रहा है या जानबूझकर क्या कर रहा है, एक्टिव स्टेप्स या करेक्टिव स्टेप्स या सही स्टेप्स नहीं ले रहा जिससे कि डिफॉल्ट ना हो, तो उस पर्सन को भी हम क्या बोल सकते हैं फिर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना है फिड्यूशरी, ये मैंने फाउंडेशन में भी करवाया था। फिड्यूशरी कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जो सामने नहीं आता, सामने नहीं आता बट वो सजेस्ट करता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके कहने पर काम करते हैं। याद आ रहा है ऐसा पर्सन, फिड्यूशरी पर्सन कौन है, एक ऐसा पर्सन जो खुद तो सामने नहीं आता, ठीक है, जो खुद तो सामने नहीं आता बट वो खुद सामने नहीं आता बट वो सजेस्ट करता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके कहने पर काम करते हैं। और क्या हम उसे प्रोफेशनल को बोले ऑफिसर, क्या वो प्रोफेशनल होना चाहिए, नो। कह रहे प्रोफेशनल को हम ऑफिसर नहीं बोलते क्योंकि प्रोफेशनल का तो काम है अपनी एडवाइस देना, बट वो बाध्य नहीं करता, वो ये नहीं कहता कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट फिड्यूशरी कहीं ना कहीं फोर्स करता है कि जैसे मैंने कहा है वैसे ही तुम्हें करना पड़ेगा। अब दो चीजें ध्यान से सुनो, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको दवाई लिख के देता है, खाओ ना खाओ किसकी मर्जी, हमारी, यस तुम्हारी मर्जी हुई। बट यही जब आप एडमिट हो जाओ तो डॉक्टर इंजेक्शन देके छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, इंजेक्शन देगा ना अगर आप एडमिटेड हो तो, क्योंकि आपने कंसेंट दे दी कि भाई अब तो जितने इंजेक्शंस लगाने लगा दो, अब तो हम तुम्हारे शरण में आ चुके हैं। लाइकवाइज अब अगर एक कंपनी है रिलायंस कंपनी, अब रिलायंस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई एडवाइस चाहिए तो मान लेते हैं अंबानी जी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आज रिटायरमेंट की वजह से नहीं है, मान लेते हैं अगर वो रिटायरमेंट की वजह से अंबानी जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं है, बट क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंबानी जी से बात नहीं करेंगे, करेंगे, उनकी एडवाइस लेंगे या नहीं लेंगे, जैसे अंबानी जी कहेंगे वैसा करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। बढ़िया ही अगर कोई सीए उनको एडवाइस करेगा, वो मर्जी है वो वैसा करे चाहे ना करे। बट अब ऑफिसर किसको बोले, अंबानी जी को बोले या सीए को बोले, बताओ ऑफिसर किसको बोले, ऑफिसर वो होएगा जिसके कहने पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं। तो किसके कहने पे काम कर रहे हैं, अंबानी जी के कहने पे काम कर रहे हैं। सीए ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, आप करो चाहे ना करो वो मर्जी है आपकी, बट सीए प्रोफेशनल कभी भी ऑफिसर नहीं बनता, ठीक है, ऑफिसर नहीं बनता, बिकॉज उसका काम तो एडवाइस देना है। आप आए उसके पास एडवाइस ली, बट आपकी मर्जी, आप उसकी एडवाइस लो चाहे ना लो। बट आपको कंपनी अगर रिलायंस है तो अंबानी जी से तो बात करनी ही पड़ेगी, उनकी एडवाइस लेनी ही पड़ेगी, बिकॉज कहीं ना कहीं फिड्यूशरी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड होता है। समझ आई मेरी बात, यह बात क्लियर है या नहीं है। तो ऐसी पॉइंट नंबर 5 बोलता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट में, एनी पर्सन जिसकी एडवाइस पे, इन हुज एडवाइस, डायरेक्शंस या फिर इंस्ट्रक्शंस
जिसकी एडवाइस पे, जिसकी डायरेक्शंस पे, जिसके इंस्ट्रक्शंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर accustomed to act. बताओ अदर देन, और एक्सक्लूड किसको करोगे? एक्सेप्ट प्रोफेशनल। और किससे एक्सक्लूड करोगे बताओ भाई? प्रोफेशनल। क्या ये बात क्लियर होगी? पॉइंट नंबर 6 कह रहे हर वो डायरेक्टर, एवरी डायरेक्टर जिसे पता है, हु इज अवेयर, किसके बारे में? अवेयर ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन। हर वो डायरेक्टर जो जिसको कॉन्ट्रावेंशन के बारे में पता है, कॉन्ट्रावेंशन मतलब जिसको पता है कि कानून फॉलो नहीं हो रहा, उसे भी हम ऑफिसर इन डिफॉल्ट बोलेंगे, चाहे वो इस स्पेसिफाइड ऑफिसर लिस्ट का पार्ट हो चाहे ना हो। तो पहले तो इन्होंने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको स्पेसिफाई कर दिया ऑफिसर्स, तो वो लोग हो गए ऑफिसर, ठीक है। बट कह रहे अगर कोई डायरेक्टर जिसे डिफॉल्ट के बारे में पता है, चाहे उसका नाम ऑफिसर लिस्ट में ना भी हो, तो भी हम उसे क्या बोलेंगे? ऑफिसर इन डिफॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 7 लास्ट, इन केस ऑफ इशू या फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कह रहा अगर आपने शेयर इशू करें या ट्रांसफर करें, तो शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार्स, मर्चेंट बैंकर्स, कह रहे अगर आपने फ्रॉडुलेंटली शेयर ट्रांसफर कर दिए, और कैसे कर दिए? फ्रॉडुलेंटली शेयर ट्रांसफर कर दिए, तो कह रहे जो शेयर ट्रांसफर एजेंट था, जो मिला हुआ था, उसको भी हम जिम्मेदार ठहराएंगे। अगर रजिस्ट्रार भी अगर मिला हुआ है शेयर ट्रांसफर करने में, तो उसे भी जिम्मेदार ठहराएंगे। अगर मर्चेंट बैंकर्स में इन्वॉल्व है वैल्यूएशन में, गलत वैल्यूएशन में, तो हम उन्हें भी जिम्मेदार ठहराएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर शेयर इश्यू हो या ट्रांसफर, वैसे तो ये मोर डिटेल में डिस्कस होगा, इन चैप्टर नंबर 4, लिख सकते हो। ये वाला पॉइंट चैप्टर नंबर 4 में ज्यादा डिटेल में डिस्कस होगा, जब वहां पर आप शेयर कैपिटल का चैप्टर करेंगे। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास इसी चीज का है, शेयर कैपिटल, तो वहां पर ये चीजें ज्यादा प्रेवलेंट होंगी। तो अभी अगर मैं आपसे बात करूं, हु इज एन ऑफिसर इन डिफॉल्ट? ऑफिसर मतलब एक ऐसा पर्सन जो होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है, जो केएमपी हो सकता है, या ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अगर एक लिस्ट बता दी कि ये स्पेसिफाइड लोग हैं जिसको हम क्या बोलेंगे? ऑफिसर ऑफ द कंपनी, और उसकी हमें क्या लेनी पड़ेगी? कंसेंट। और अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करा तो ऑल द डायरेक्टर्स, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन जिसके पास जिम्मेदारी है मेंटेनेंस, फाइलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहा है, और उसे पता भी है कि गड़बड़ चल रही है, बट अगर वो प्रिवेंट नहीं कर पा रहा या नहीं कर रहा, तो उस पर्सन को हम ऑफिसर इन डिफॉल्ट बोलेंगे। कोई भी ऐसा पर्सन जिसके कहने पे कंपनी काम करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं, एक्सेप्ट प्रोफेशनल, उसे भी हम ऑफिसर इन डिफॉल्ट बोल सकते हैं। कोई भी ऐसा डायरेक्टर जिससे पता है कि कॉन्ट्रावेंशन चल रही है कंपनी के अंदर, तो उसे भी हम ऑफिसर इन डिफॉल्ट बोलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर होगी? ठीक है। तो पेज नंबर, पहले एक बार ये रीड करो, फिर पेज नंबर 1.15 पर आएंगे। 1 मिनट का टाइम लो, अच्छे से रीड करो, और फिर पेज नंबर 1.15।
यस, पेज नंबर 1.15, पेज नंबर 1.15 पर आइए। मिल गया ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, मिल गई डेफिनेशन, और इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर हाई चांसेस, मैं खुद वेट कर रहा हूं कि कौन से एग्जामिनेशन में ये डेफिनेशन पूछी जाए। यू नेवर नो, यू आर द नेक्स्ट। ठीक है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो देखिए कौन कौन से ऑफिसर, देखो कैसे बोल रहे हैं, जो ऑफिसर्स जिन्होंने कॉन्ट्रावेंशन करा है, जिन्होंने लॉ को फॉलो नहीं करा, जो लाइबल हो जाएंगे फॉर पेनल्टी, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। और फॉलोइंग ऑफिसर्स, जिसका नाम है होल टाइम डायरेक्टर्स, केएमपी। पॉइंट नंबर 2, वेयर देयर आर नो केएमपी, सच डायरेक्टर्स एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड एंड हु हैव गिवन देयर कंसेंट, जिन्होंने अपने कंसेंट भी दिए टू द बोर्ड फॉर सच स्पेसिफिकेशन, जिन्होंने बोर्ड को अपनी कंसेंट दिए कि ठीक है आप हमें स्पेसिफाई कर दो एज द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। और अगर ऐसे कुछ नहीं है, देन ऑल द डायरेक्टर्स इफ नो डायरेक्टर्स इज सो स्पेसिफाइड। पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 4, एनी पर्सन हु अंडर द इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ बोर्ड या केएमपी, मतलब वो पर्सन की जिम्मेदारी, देखो एनी पर्सन हु इज चार्ज्ड विद एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस, फाइलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स, और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, बट वो एक्टिव स्टेप्स नहीं ले पा रहा, सही स्टेप्स नहीं ले रहा टू प्रिवेंट द फ्रॉड, हम उस पर्सन को भी हम क्या बोलेंगे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। पॉइंट नंबर 5, एनी पर्सन जिसके कहने पे, जिसके एडवाइस पे, जिसके डायरेक्शन में, जिसके इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम्ड टू एक्ट अदर देन क्या आना चाहिए, प्रोफेशनल। तो लिखा है अदर देन एनी पर्सन, जिस जो कैसे एक्ट कर रहा है, एक्टिंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, एवरी डायरेक्टर, सेकेंड लाइन में देखिए, एवरी डायरेक्टर हु इज अवेयर ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन, एवरी डायरेक्टर हु इज अवेयर ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन, और वो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं जी, आपको हम क्या बोलेंगे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। एंड लास्ट, शेयर ट्रांसफर के केस में शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार एंड मर्चेंट बैंकर्स को भी हम ऑफिसर इन डिफॉल्ट बोल सकते हैं, अगर आपने वैलिड इश्यू या वैलिड ट्रांसफर नहीं किया। क्या ये बात क्लियर है? प्लीज मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पेपर में पूछी जा सकती है और आपको बहुत अच्छे से इसे लर्न करना है। ठीक है, चलिए अब पेज नंबर 1.18 पे आइए। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन दे रखी है। क्या ये डेफिनेशन आप लोगों ने बचपन में करी थी? याद करो, फाउंडेशन में करी थी या नहीं करी थी? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मिला है बात? तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब लाइफ इंश्योरेंस, आईडीएफसी, यूटीआई या एनी अदर इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, नो इंस्टीट्यूशन शैल बी फर्दर नोटिफाइड। कह रहे कोई भी इंस्टीट्यूशन को हम नोटिफाई तब तक नहीं करेंगे अगर नंबर 1 उसका कोई सेपरेट एक्ट हो, या तो सेंटर हो, स्टेट हो, या कोई भी एक एक्ट होना चाहिए, या फिर सेंटर और स्टेट ने होल्ड कर रखे हो कितना, ग्रेटर देन 51%। ठीक है, एटलीस्ट 51% शुड बी हेल्ड बाय सेंटर, स्टेट और बोथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या आपको ये डेफिनेशन खुद कर सकते हो? ये तो आप लोगों ने फाउंडेशन में करी थी, तो मैं रिलाई कर सकता हूं? ठीक है, तो इसे जरूर कर लेना। देन नेक्स्ट, सिर्फ 2 छोटी डेफिनेशन हमारे लिए रेलिवेंट रह गई हैं, रिलेटिव एंड रिलेटेड पार्टी। ठीक है, बाकी मेजरली हमारी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो आपको करनी है अपने पेपर के लिए, वो मैंने जरूर करवा दी है। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस आगे हो जाएंगी, बाकी तो कोई एक लेक्चर लेके वैसे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब आइए पेज नंबर 1.2 पे। मैंने आपको एक बार होमवर्क दिया था, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, मिल गया? प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी याद आ रहा है? सालोमन वर्सेस सालोमन, ये मैंने आपको कहा था पढ़ के आने के लिए, आपने पढ़ा था? कोई डाउट?
बेसिक है, पेपर में वैसे तो पूछना इन्होंने बंद कर दिया। अब एक टॉपिक यहां पर और दे रखा है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। याद आ रहा है कौन से ऐसे इंस्टेंसेस है जहां पर कह रहे हैं कि आपने, जहां पर लोगों ने, कंपनीज ने अगर मिसयूज करना स्टार्ट करा कॉर्पोरेट वेल को, तो वहां पर हम क्या करते हैं, लिफ्टिंग कर देंगे। दैट मींस कंपनी और मेंबर्स को क्या कंसिडर कर दिया जाएगा, एज वन। अभी तक तो क्या कर रहे थे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल की वजह से अलग अलग कर रहे थे, अब इन्हें क्या कंसिडर कर दिया जाएगा, वन। दैट मींस मेंबर्स बिकम लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, मेंबर बिकम लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी। याद आ रही है ये बातें? तो यहां पर एक केस लॉ दे रखा है इंपॉर्टेंट, दिनशो वर्सेस दिनशो मैनेक्जी पेटेंट। याद आ रहा है इस केस में क्या हुआ था, उसने पैसा निकालने के लिए, टैक्स बचाने के लिए क्या कर लिया था, मल्टीपल कंपनीज बना ली थी। याद आ रहा है, मल्टीपल कंपनीज उसने इनकॉर्पोरेट कर ली थी टू इवेड टैक्सेशन। टैक्सेशन इवेड करने मल्टीपल कंपनीज बना ली, फिर कोर्ट ने कहा ये तो गलत है, आपने पर्पस ऑफ द कंपनी जो इनकॉर्पोरेट करी है वाज टू इवेड टैक्सेस, इसलिए हम आपके ऊपर ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करते हैं और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और गिलफोर्ड मोटर वाला केस याद है, जहां पर एम्प्लॉयर ने कहा था कि मैं आपके कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करूंगा, फिर उसने कंपनी बना के सॉलिसिटिंग स्टार्ट कर दी। तो पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी वाज टू मतलब कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी से साइड होना चाहता था और वो कस्टमर्स को क्या करना चाहता था, सॉलिसिट करना चाहता था, राइट। और उस केस में क्या आया यहां पर, गिलफोर्ड। और जहां पे इस केस में डिसाइड हुआ कि अगर आपने कंपनी को बनाया है जिससे कि आप क्या कर सको, लीगल ऑब्लिगेशंस को अवॉइड कर सको, तो देन इन दैट केस हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करेंगे और हम आपको ऐसा अलाउ नहीं करेंगे। समझ आई बात? ये दो पॉइंट क्लियर है। ये दो आपने पहले बचपन में दोनों कर रखे हैं, सेम केस लो इंटर के अंदर फॉरवर्ड करे गए हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक तो बताइए, यस और नो? ओके। अब कल की क्लास में जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो मैं डिस्कस करूंगा, सिर्फ 2-3 डेफिनेशंस और हैं। तो दैट मींस कल की क्लास में हमारा ये चैप्टर एक बार ही कंप्लीट हो जाएगा। हम ऑफिशियली स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा ही मिलेगा 5 मार्क्स का। तो चैप्टर नंबर 2 के ऊपर वेटेज डाल दीजिए 5 मार्क्स की। 5 नंबर का एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में आपको मिलेगा। और मेन जो कंपनी लॉ आपका जो स्टार्ट होगा वो अब चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होगा। तो कल की क्लास में मैं आपके साथ रिलेटिव की डेफिनेशन, रिलेटेड पार्टी, प्रोमोटर एवं प्रोमोटर की डेफिनेशन भी स्टार्ट करूंगा। ये 3 डेफिनेशंस कवर करने के बाद फिर मैं 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक, ऐसी कुछ बातें डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा, जिसके अंदर अगेन आपको एक होमवर्क भी देना चाहूंगा। पेज नंबर 2.11 पर आइए, पेज नंबर 2.11, नोटबुक में नहीं बुक में, पेज नंबर 2.11, डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। मिल गया सबको? क्या आप लोगों ने बचपन में एक बार ये टॉपिक पढ़ा था? एक बार आप ये छोटा सा टॉपिक रीड करना, डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ये जरूरी है, एक बार रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जैसे जो टॉपिक हमने पेज नंबर, उसके बाद आइए 2.19, रुक जाओ बच्चों, बैग तो मत गिराओ ऐसे। 2.19, डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। याद आ रहा है? ये भी आपने अपने बचपन के दिनों में किया था। एक बारी इसकी भी रीडिंग जरूर लेकर रखिए। ऐसा नहीं होगा कि ये कराया नहीं जाएगा, ये बिल्कुल कराया जाएगा। जो बच्चे सोच रहे कि सर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं है, मैं बकायदा उसको भी क्लास में लिखवाने वाला हूं, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल नहीं होगा, ये एक बस आपको एक बार रीडिंग के लिए दे रहा हूं, मैं खुद अपने तरीके से दोबारा इसे करवाऊंगा, ठीक है, कि पेपर में कैसे लिखना है और कैसे पूछा जाएगा, तो क्या वर्ड्स लिखने हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है। आप सबके कोई डाउट्स हैं तो बताइए, फिर हम आगे चलेंगे। आगे ही चलेंगे और का पीछे थोड़ा ना जा सकते। पास्ट इज पास्ट नाउ, वी कैन ऑलवेज गो अहेड, है ना? यस, एनी डाउट, कोई दिक्कत, कोई फीडबैक कि सर ये चीजें इंक्लूड कर लीजिए तो और बढ़िया हो जाएगा, कुछ ऐसी बात भी है तो प्लीज शेयर कीजिए। इंप्रूवमेंट का स्कोप हमेशा होता है, अगर आपके लिए ये, अगर आपको कोई वे, कोई मेथड और अडॉप्ट चाहिए, कोई चीज और चाहिए, तो वी कैन इंक्लूड इट।
ठीक है, तो ऐसे कोई बात नहीं है, आप लोग मुझे बता सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी अगर है तो प्लीज बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच।